नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो पुस्तक सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे जी की है। साथियों, इस पुस्तक से हम जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सब की एक प्रश्नमाला लेकर आप सबके साथ उपस्थित है। तो साथियों, आज हम देखेंगे रीतिकाल, और रीतिकाल से जो भी प्रश्नोत्तरी बनेगी आज आप तक साझा करेंगे। और रीतिकाल का ये प्रथम भाग रहेगा, और इस जो पुस्तक का 19वां भाग है वो आपसे आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की जो हमारी क्लास है उसका पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या, ये नोट करके है, और नोट करके हम जो भी तथ्य रखते हैं वो आपके लिए एक प्रश्नोत्तरी की बजाय एक तथ्यात्मक रहते हैं, लेकिन पुस्तक से संबंधित जो भी जानकारी है हम संपूर्ण आपको दे रहे हैं। तो देखिए, तो साथियों देखिए इसमें क्या है, रीतिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार निम्न है, प्रस्तुता हैं और उनका नाम। देखिए, गियर्सन ने रीतिकाल की बात होगी ना, गियर्सन ने रीतिकाल को क्या कहा है, तो गियर्सन ने रीतिकाल को रीत काव्य कहा है। रीत काव्य की संज्ञा दी, ठीक है। मिश्र बंधुओं में कौन कौन होते हैं, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। तो मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है, अलंकृत काल कहा है, ठीक है। और आचार्य शुक्ल ने रीतकाल को क्या कहा है, देखिए आचार्य शुक्ल ने रीतकाल को रीतकाल ही कहा है, रीतकाल। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को क्या कहा है, तो साथियों आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है, श्रृंगार काल, ठीक है, श्रृंगार काल। और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने क्या कहा है, तो कलाकाल कहा है, कलाकाल। और त्रिलोचन ने क्या कहा है, त्रिलोचन ने अंधकार काल कहा है, अंधकार काल। तो इतना याद रखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला भी नोट करके ही दिया है। क्या है कि रीत काल के प्रवर्तक के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं जो निम्न हैं। देखिए, प्रवर्तक, रचनाकाल, प्रस्तुता, कारण। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कृपाराम रीतकाल के प्रवर्तक के रूप में। कृपाराम, इनका समय माना जाता है 1541 ईस्वी, इनको प्रवर्तक माना जाता है। इनको मानने वाले है ना जो हैं वो साथियों, कृपाराम को अगर हम कहें तो डॉक्टर नगेंद्र शायद मानते हैं, और नगेंद्र, ठीक है। और कारण क्या है, कालक्रम की दृष्टि से, कालक्रम की दृष्टि से, ठीक है। और बात आ जाती है कृपाराम के अलावा अगर केशवदास की बात करें, तो केशवदास को 1555 का समय जो 1555 से 1617 ईस्वी है, इनको भी डॉक्टर नगेंद्र मान रहे हैं। लेकिन ये रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से, रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से अगले हैं चिंतामणि को मानने वाले विद्वान, रीतकाल का प्रवर्तक मानने वाले विद्वान। इनका समय 1643 ईस्वी है, और प्रस्तोता इनके हैं रामचंद्र शुक्ल। रीतकाल के प्रवर्तक चिंतामणि को मानने वाले रामचंद्र शुक्ल हैं, और इनको किस आधार पर, अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से, अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत में रीतिकाल का विभाजन निम्न ढंग से किया है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ठीक है।
अब देखिए किस ढंग से किया है वो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने किस ढंग से किया है, तो एक नया पेज ले लेते हैं साथियों यहाँ, ठीक है। चलिए देख लीजिए, यहाँ देखते हैं तो देखिए रीतिकाल की बात करते हैं। किसकी? रीतिकाल, रीतिकाल, ठीक है। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने एक तो दो भागों में इसको बांटा है। इसको पहले तो बांटा है रीतिबद्ध धारा, रीतिबद्ध धारा, ठीक है। दूसरा बांटा है आपका रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा। रीति मुक्त को स्वच्छंद काव्य धारा भी कहेंगे, ठीक है। अब बात आती है रीतिबद्ध धारा को भी इन्होंने दो भागों में बांट दिया है और रीत मुक्त धारा को भी इन्होंने दो भागों में बांट दिया है। पहला भाग है ये लक्षणबद्ध काव्य, लक्षणबद्ध काव्य, लक्षणबद्ध काव्य। दूसरा है लक्ष्य मात्र काव्य, लक्ष्य मात्र काव्य, ठीक है। ये दो भागों में। और रीतिमुक्त को भी दो भागों में। पहला रहस्योन्मुख काव्य, रहस्योन्मुख काव्य, और दूसरा है शुद्ध प्रेम काव्य, शुद्ध प्रेम काव्य, ठीक है। रहस्योन्मुख काव्य और शुद्ध प्रेम काव्य। यह आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के अतीत में रीतकाल का विभाजन इस प्रकार इन्होंने किया है। किसने? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा, और अगला नोट करके ही है। देखिए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल को तीन भागों में बांटा, ठीक है। श्रृंगार काल को तीन भागों में बांटा। एक तो रीतिबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त, ठीक है। तो क्योंकि देखिए श्रृंगार काल कहा है उन्होंने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल कहा है, ठीक है। और बात आती है रीतिबद्ध काव्य क्या है? रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है, वह रीतबद्ध होती है। रीत सिद्ध रचना कौन सी है? जो रचना रीत की बंधी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं, रीत की बंधी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं रीत सिद्ध हैं। रीत मुक्त क्या है? माने रीत परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं आपकी रीत मुक्त हैं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है इस रीतकाल से, तो पहला क्या है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार जो रीत सिद्ध कवि हैं वे किसके अनुसार रीतबद्ध कवि हैं? माने जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीत सिद्ध कवि माने हैं, उनको रीतबद्ध कवि किसने माना है, आपको यह बताना है। तो साथियों डॉक्टर नगेंद्र ने। तो जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीत सिद्ध कवि हैं, वो सभी कवि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतबद्ध कवियों में आते हैं, ठीक है, याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला है, नोट करके दिया है कि रीतकाल के कवियों का संक्षिप्त वर्गीकरण। तो सबसे पहले देखिए साथियों, इसको हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इसको हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार, सबसे पहले हम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार देखेंगे, ठीक है। देखिए तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार जो उन्होंने रीति कवियों की बात करेंगे, ठीक है, जो तीन वर्गीकरण किए इन्होंने भी। तो सबसे पहले रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीत सिद्ध। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे रीतिबद्ध, रीतिबद्ध, ठीक है। दूसरे रहेंगे हमारे रीति मुक्त या रीति सिद्ध, रीति सिद्ध कवि, ठीक है। और इधर रहेंगे हमारे रीति मुक्त कवि, रीति मुक्त कवि, ठीक है, रीति सिद्ध रीति मुक्त कवि, ठीक है। अब देखिए रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त कवि। अब हम बात करेंगे रीतिबद्ध कवियों में। तो देखिए रीतिबद्ध कवियों में उन्होंने केशवदास को रखा है, केशवदास को रखा है, और सेनापति को रखा है, सेनापति,
ठीक है। और किसको रखा है? जसवंत सिंह को रखा है, जसवंत सिंह, जसवंत सिंह। और कौन है? मतिराम है, मतिराम है। और कौन है? देव हैं। और भिखारी दास हैं, भिखारी दास, भिखारी दास हैं। और पद्माकर हैं, पद्माकर। ये सभी किस में रखे हैं? रीतिबद्ध में। अब रीत सिद्ध कवि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किसको माना है रीत सिद्ध कवि? तो रीत सिद्ध कवि इनके अनुसार कौन है? याद रखिएगा, बिहारी लाल। कौन है? बिहारी लाल। बिहारी लाल रीति सिद्ध कवि माने हैं किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अब रीत मुक्त कवि कौन माने हैं? रीत मुक्त कवि, तो देखिए रीत मुक्त कवि हम मान लेते हैं। चलिए, रीत मुक्त कवि में कौन होंगे? तो इन्होंने रीत मुक्त कवि रसखान माने, रसखान, रसखान। और शेख आलम, शेख आलम माने हैं। और इसके अलावा घनानंद को रीत मुक्त माना है, घनानंद। और ठाकुर को भी माना है, ठीक है। बोधा को भी माना है। और द्विजदेव को भी माना है, द्विजदेव, ठीक है। तो इन्होंने ये माने हैं आपके रीतिबद्ध, ये रीत सिद्ध और ये रीत मुक्त। ये किसके अनुसार हैं? ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार है। चलिए देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे अगले में बच्चन सिंह के अनुसार। किसके अनुसार? बच्चन सिंह के अनुसार। तो इन्होंने भी वर्गीकरण वही किया है। इन्होंने दो प्रकार से वर्गीकरण किया है, इन्होंने दो प्रकार से वर्गीकरण किया है। किस प्रकार से? एक तो बद्ध रीति या बद्ध रीति कवि या रीतिबद्ध कवि। तो बद्ध रीत कवि, ठीक है। अभी रुकिए, पहला तो इन्होंने वर्गीकरण किया है बद्ध रीति कवि, बद्ध रीत कवि, ठीक है। और दूसरा वर्गीकरण है मुक्त रीत कवि, मुक्त रीति कवि। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, इसको भी दो भागों में बांटा है, ठीक है। और इसको भी इन्होंने मुक्त रीत को भी दो भागों में बांटा है। अब हमको यही देखना है। देखिए बद्ध रीत कवि है ना, बद्ध रीत कवि में इन्होंने दो भाग किए हैं। रीत चेतस कवि, रीति चेतस कवि, ठीक है। और बद्ध रीत कवि दूसरा क्या है? काव्य चेतस कवि, काव्य चेतस। और इन्होंने, ठीक है, एक और जो भाग किया है वो बाद में बता देंगे इधर। और मुक्त रीत कवि में इनका जो दूसरा है उसमें इन्होंने दो भाग किए हैं, अभिजात्य वर्ग, अभिजात्य वर्ग। और दूसरा किया है इन्होंने स्वच्छंद काव्यधारा, स्वच्छंद काव्यधारा। अब इनका तीसरा जो भाग है वो है रीत इतर कवि। इन्होंने तीसरा भाग रीत मुक्त नहीं रखा, रीत इतर कवि, ठीक है, रीत इतर कवि। इन्होंने रीत इतर कवि में कोई नहीं माना है। अब देखिए मैं बात करता हूँ बद्ध रीत कवि में रीत चेतस कवि की। तो रीत चेतस कवि कौन माने इन्होंने? रीत चेतस कवि चिंतामणि माने हैं, चिंतामणि रीत चेतस कवि हैं। रीत चेतस कवि कौन है? जसवंत सिंह भी हैं, जसवंत सिंह भी रीत चेतस कवि हैं। और कौन है? भिखारी दास हैं, भिखारी दास हैं, भिखारी दास हैं। और कौन है? प्रताप शाही, प्रताप शाही, प्रताप शाही भी रीत चेतस कवि हैं। और ग्वाल, ग्वाल कवि जिन्हें कहते हैं ये भी रीत चेतस हैं। काव्य चेतस कवि कौन है? काव्य चेतस कवि, तो काव्य चेतस में मतिराम, मतिराम है। काव्य चेतस में भूषण है। काव्य चेतस कवि में देव हैं। और काव्य चेतस कवि में पद्माकर हैं, पद्माकर हैं, ठीक है। अब बात आती है अभिजात्य वर्ग में। अभिजात्य वर्ग में इनको किसको रखा है इन्होंने? अभिजात्य वर्ग में बिहारी लाल को रख दिया है। किसको? बिहारी लाल, बिहारी लाल हैं, ठीक है। स्वच्छंद जो कवि हैं, स्वच्छंद धारा के कवि जो माने हैं वो कौन कौन हैं वो देखते हैं। देखिए स्वच्छंद धारा की बात करते हैं तो आलम, आलम, घनानंद,
घनानंद, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव, ये सभी कौन हैं? स्वच्छंद काव्यधारा के। रीत इतर कवि इन्होंने इसमें कोई नहीं रखे हैं। तो अब समझिए, बद्ध रीत कवि, मुक्त रीत कवि, रीत इतर कवि। बद्ध रीत कवि में दो भाग, रीत चेतस कवि, काव्य चेतस। मुक्त रीत कवि में अभिजात्य वर्ग और स्वच्छंद काव्यधारा। रीत चेतस कवि, काव्य चेतस कवि, अभिजात्य वर्ग में बिहारी लाल रखे हैं इन्होंने, और स्वच्छंद काव्यधारा। ये बच्चन सिंह के अनुसार है ना रीत काल के कवियों का वर्गीकरण रहा। ठीक है, अब हम बात करेंगे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। देखिए, इन्होंने बहुत ही अलग ढंग से और बहुत ही विस्तारित रूप से इन्होंने वर्गीकरण किया है, वो देखते हैं। ठीक है, इनका भी वर्गीकरण हम देखते हैं। अब देखिए, इन्होंने भी डॉक्टर नगेंद्र ने 3 प्रकार से, रीत कवि, रीत सिद्ध कवि, रीत मुक्त कवि। ठीक है, रीत कवि पहला इनका है, कहें तो रीति कवि, रीति कवि। दूसरा है इनका रीति मुक्त कवि या रीति सिद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि। और तीसरा है रीति मुक्त कवि, रीति मुक्त कवि। देखिए, अब इन्होंने क्या किया है, रीति कवि को 2 भागों में बांटा है। रीति कवि को 2 भागों में, रीति कवि को इन्होंने 2 भागों में बांटा है। पहला भाग जो है वो है सर्वांग निरूपक कवि, सर्वांग निरूपक कवि, सर्वांग निरूपक कवि। और दूसरा जो भाग किया है वो भाग है इनका विशिष्टांग निरूपक कवि, विशिष्टांग निरूपक कवि, विशिष्टांग निरूपक कवि। अब देखिए, अब सबसे पहले हम देखते हैं इनके रीत कवियों में, जो रीत कवि हैं उसमें सर्वांग निरूपक कवि कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम सर्वांग निरूपक कवि की बात करेंगे। ठीक है, सर्वांग निरूपक कवि, तो यहाँ सर्वांग निरूपक कवि रखेंगे। देखिए, सर्वांग निरूपक कवि सबसे पहले हैं चिंतामणि, चिंतामणि है सर्वांग निरूपक कवि, है ना। और कुलपति मिश्र हैं। और कुमारमणि हैं, कुमारमणि। और सोमनाथ हैं। और भिखारी दास, ठीक है। और रसिक गोविंद हैं, रसिक गोविंद। और देव हैं। और अमीर दास हैं, अमीर दास। और ग्वाल हैं, ग्वाल। और प्रताप शाही हैं, प्रताप शाही। अब देखिए, ये हो गए आपके रीति कवि के सर्वांग निरूपक कवि। रीति कवि में सर्वांग निरूपक कवि हो गए। ठीक है, अब बात आती है विशिष्टांग निरूपक कवि, जो हम इस केवल रीत कवि पे बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, विशिष्टांग निरूपक कवियों के इन्होंने भाग किए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, विशिष्टांग निरूपक कवि में इन्होंने कितने भाग किए हैं? 4 भाग किए हैं। ठीक है, विशिष्टांग निरूपक कवि में इन्होंने 4 भाग किए हैं। देखिए, कौन कौन से 4 भाग हैं वो समझेंगे पहले हम। ठीक है, पहला भाग है आपका सर्वरस निरूपक कवि, सर्वरस निरूपक कवि, सर्वरस निरूपक कवि। दूसरा भाग है श्रृंगार रस निरूपक कवि। तीसरा भाग क्या है? छंद या छंदो निरूपक कवि, छंदो निरूपक कवि। और जो चौथा भाग है वो अलंकार निरूपक कवि। ठीक है, अलंकार निरूपक कवि, सर्वरस निरूपक कवि, श्रृंगार रस निरूपक कवि, छंद निरूपक कवि और अलंकार निरूपक कवि। ये इन्होंने 4 भागों में बांटे हैं। ठीक है, 4 भागों में इन्होंने
बांटे हैं। तो अब हम क्या करेंगे साथियों, अब हम बात कर लेंगे सबसे पहले इन्हीं 4 बिंदुओं पर, सर्वरस निरूपक कवि, श्रृंगार रस और छंद अलंकार। फिर हमारा रीत कवि का खत्म होगा, उसके बाद रीत सिद्ध कवि पे बात करेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं साथियों। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वरस निरूपक कवि। सर्वरस निरूपक, ठीक है, सर्वरस निरूपक कवि, ठीक है। सर्वरस निरूपक कवि में कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए कौन कौन है सर्वरस में। तोष हैं, सुखदेव मिश्र। रसलीन है, पद्माकर हैं, राम सिंह। और कौन है, उजियारे हैं। और कौन है, चंद्रशेखर वाजपेयी हैं। और कौन है, याकूब खां हैं। और इसके बाद बेनी प्रवीण। ये हो गए सर्वरस निरूपक कवि। बात है श्रृंगार रस निरूपक कवि, है ना, श्रृंगार रस निरूपक कवि, ठीक है। कवि तो हैं ये। श्रृंगार रस निरूपक में कौन कौन है, श्रृंगार रस निरूपक में हैं मतिराम और कृष्ण भट्ट देव ऋषि। मतिराम और कृष्ण भट्ट देव ऋषि, ये हो गए। इसके बाद तीसरा जो है वो है छंदो निरूपक कवि। देखिए छंदो निरूपक कवि में कौन हो जाएंगे, छंदो निरूपक कवि में आपके हो जाएंगे भूषण। छंदो निरूपक में मतिराम। छंदो निरूपक में सुखदेव मिश्र, ठीक है। इन्होंने यहाँ छंदो निरूपक में और सर्वरस में भी माने हैं। माखन दशरथ और राम सहाय, ये सभी छंदो निरूपक हो गए। क्या हो गए, छंदो निरूपक, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे तीसरे के बाद, चौथा है अलंकार निरूपक कवि। अलंकार निरूपक, अब देखिए अलंकार निरूपक में कौन कौन से हो जाएंगे। अलंकार निरूपक, देखिए अलंकार निरूपक में हो जाएंगे भूषण। अलंकार निरूपक में मतिराम। अलंकार निरूपक में जसवंत सिंह। अलंकार निरूपक में गोप आ जाएंगे, रसिक सुमति और रघुनाथ बंदीजन और दूल्हा और रसरूप पद्माकर, सेवादास और गिरधर दास। ये सब अलंकार निरूपक हैं। तो कुल मिला के सर्वरस निरूपक, श्रृंगार रस निरूपक, छंदो निरूपक और अलंकार निरूपक, ये हो गए, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो माने रीति कवि जो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा हैं वो हमने सब जान लिए। अब हम बात कर लेंगे रीति कवि के बाद रीति सिद्ध कवि, ठीक है। रीति सिद्ध कवि, अब देखिए रीति सिद्ध कवि दूसरा जो है रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध कवि, ठीक है। रीति सिद्ध कवि, देखिए रीति सिद्ध कवि में कौन कौन हो जाएंगे। अब रीति सिद्ध कवि में सेनापति, रीति सिद्ध कवि में सेनापति,
बिहारी लाल, बिहारी लाल, और रसनिधि, रसनिधि, और बृंद, और नृप शंभु, और नेबाज, कृष्ण कवि, कृष्ण कवि, हठी जी, विक्रमादित्य, राम सहाय, पजनेस, और बेनी वाजपेयी, बेनी वाजपेयी। तो ये सभी कौन हैं? ये सभी हैं रीति सिद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति कवि, रीति सिद्ध कवि। तीसरे जो हैं वो हैं रीति मुक्त कवि। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीति मुक्त कवि। अब रीति मुक्त कवि, तो रीति मुक्त कवि कौन कौन से हैं? तो रीति मुक्त कवि हैं शेख आलम, शेख आलम। रीति मुक्त कवि हैं घनानंद, घनानंद। रीति मुक्त कवि हैं बोधा। रीति मुक्त कवि हैं ठाकुर। रीति मुक्त कवि हैं द्विजदेव, द्विजदेव। ये रीति मुक्त कवि हैं। ठीक है, ये डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हमारा वर्गीकरण रहा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला भी नोट करके ही है। प्रमुख रीतिबद्ध कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नांकित है। तो कवि और जन्म मृत्यु, जन्म स्थान और आश्रयदाता, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कवि की चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि त्रिपाठी, चिंतामणि त्रिपाठी। ठीक है, चिंतामणि त्रिपाठी की बात करते हैं तो इनका जन्म 1609 और इनकी मृत्यु 1685। ठीक है, जन्म स्थान इनका तिकम्बापुर, तिकवापुर है। और आश्रयदाता इनके शिवाजी, वो क्या कहते हैं, शाहजहां और शाहजी भोसला, शाहजी भोसला और शाहजहां। ठीक है, दूसरे हैं हमारे भूषण, इनका समय है 1613 से 1715। इनका भी तिकवापुर है, तिकवापुर जन्म स्थान। और आश्रयदाता इनके शिवाजी छत्रसाल, शिवाजी और छत्रसाल। ठीक है, और अगले जो कवि हैं वो हैं मतिराम, मतिराम का समय 1617 है और इनका तिकवापुर जन्म स्थान है, तिकवापुर। और इनके जो किसके आश्रयदाता हैं, ये जहांगीर, ज्ञानचंद, स्वरूप सिंह बुंदेला, ये जहांगीर के हैं। ठीक है, ज्ञानचंद के हैं। और अगले जो हैं जसवंत सिंह, इनका समय है 1626 से 1688। कहाँ है स्थान? मारवाड़। और ये मारवाड़ प्रतापी नरेश थे, ये मारवाड़ प्रतापी नरेश थे, स्वयं ही नरेश थे ये। ठीक है, सुखदेव मिश्र। ठीक है, सुखदेव। अगले हैं सुखदेव मिश्र, और इनका समय नहीं पता है। और कंपिला रायबरेली इनका स्थान है, जन्म स्थान। और भगवंत राय खाची, राव मर्दन सिंह, देवी सिंह, फाजिल अली शाह। ठीक है, फाजिल अली शाह के आश्रयदाता थे ये, अली शाह। और अगले जो हैं वो हैं, है ना, सुखदेव मिश्र हो गए। तोषनिधि। अब देखिए तोषनिधि का समय नहीं पता है
और इनका स्थान है श्रृंगवेरपुर। और ये किसके अर्शदाता थे, जानकारी नहीं है। अगला कुलपति मिश्र और इनका जगह है आगरा, स्थान है इनका। राम सिंह के आश्रयदाता थे ये, राम सिंह। और देखिए इसके बाद हैं देव। कौन है? देव है ना। 1673 1767 इटावा इनका जन्म स्थान है। आजम शाह और भवानी दत्त वैश्य, कुशल सिंह इन सब के आश्रयदाता ये हैं। ठीक है। अब इसके बाद देव के बाद हैं सैयद गुलाम नबी और 1699 से 1750 इनका समय है। बिलग्राम। ठीक है। इसके बाद जो कवि हैं वो हैं भिखारी दास या रसलीन। ठीक है। और हरदोई, स्थान हरदोई है। भिखारी दास। ठीक है। प्रतापगढ़ इनका स्थान है। आश्रयदाताओं का इनका कुछ पता नहीं है। भिखारी दास का हिंदूपति सिंह है, कोई हिंदूपत सिंह। ठीक है। इसके बाद आखिरी है पद्माकर सिंह। 1753 से इनका समय है 1833। बांदा जिला है। और बहुत से रघुराव अरप्पा, महाराज जैतपुर, नोने अर्जुन सिंह, पारीक्षित, आनूपुरी गिरी, प्रताप सिंह, जगत सिंह, रघुनाथ राव, ये सभी, भीम सिंह, दौलत राव सिंधिया, ठीक है, ये सभी इनके आश्रयदाता थे। चलिए देखते हैं अगला। तो अगला हमारा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको रीत काव्य का प्रवर्तक माना है? तो रीत काव्य का प्रवर्तक कौन है? तो रीत काव्य का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी। और प्रश्न है, कौन सिद्धांततः रसवादी आचार्य थे? तो ये चिंतामणि ही थे। किसके सहोदर मतिराम भूषण और जटाशंकर त्रिपाठी हैं? चिंतामणि के। भूषण किस रस के कवि हैं एवं चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें क्या उपाधि दी? देखिए भूषण जो हैं, याद रखिएगा, वीर रस के कवि हैं और चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें क्या कवि भूषण, या हम कहें तो, ठीक है, याद रखिएगा, कवि भूषण या भूषण कवि की उपाधि दी है, कवि भूषण। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त व आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्रमशः भूषण और भूषण का मूल नाम क्या बताया है ना? भूषण देखिए किस किस ने, गणपत चंद्र गुप्त ने, आचार्य विश्वनाथ ने। देखिए हम गणपत चंद्र गुप्त की बात करेंगे तो सबसे पहले गणपत चंद्र गुप्त ने इनका नाम बताया पतिराम या मनीराम, पतिराम या मनीराम नाम बताया है, मूल नाम। और विश्वनाथ मिश्र ने इनका मूल नाम बताया है घनश्याम। क्या बताया है? घनश्याम। किसका? भूषण का। अगला प्रश्न है, शिवा को बखानों की बखानो छत्रसाल को, यह पंक्ति किसकी है? देखिए जब भूषण की जो पालकी थी उसको महाराज छत्रसाल ने एक बार कंधे पे उठाया, तो इस बात को लेके एक भूषण ने एक कविता कही या एक पंक्ति कही कि शिवा को बखानों की बखानो छत्रसाल को, मतलब उनसे आश्चर्यचकित होकर ऐसा लिखा होगा उन्होंने। तो
यह पंक्ति किसकी है? भूषण की है। ठीक है, छत्रसाल ने जब उनको कंधे पे पालकी उठाई। ठीक है, अगला देखिए, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे हिंदू जाति के हैं। किसका कथन है? तो साथियों, यह सुंदर सा कथन किसका है? तो याद रखिएगा, यह आचार्य शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल का कथन है। और अगला प्रश्न है, कौन से कवि चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण के सहोदर माने जाते हैं? कौन से कवि? तो मतिराम भी चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण के सहोदर माने जाते हैं। अब देखिए क्या करना है। मतिराम ने अपने ग्रंथों को अपने आश्रयदाताओं को समर्पित किया है, जो निम्नांकित हैं। आश्रयदाता और उनके ग्रंथ। देखिए, आश्रयदाता इनके हैं जहांगीर। उनके लिए जो ग्रंथ समर्पित किया, फूल मंजरी। ठीक है, और ज्ञानचंद्र के लिए कौन सा है? अलंकार पंचाशिका, भेंट की अलंकार पंचाशिका। ठीक है, और इसके अलावा स्वरूप सिंह बुंदेला, ये व्रत कौमुदी। ठीक है, ये ग्रंथ है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, अब जैसे ये जो जहांगीर आश्रय था, इनके लिए फूल मंजरी जो है, ये 60 दोहों में किसी एक फूल का वर्णन है। 60 दोहों में एक फूल का वर्णन। ठीक है, और अलंकार पंचाशिका में क्या है? अलंकार पंचाशिका यह अलंकार निरूपण है इसमें। और स्वरूप सिंह बुंदेला का छंदों का निरूपण है इसमें। व्रत कौमुदी में छंदों का निरूपण है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसने व्रत कौमुदी या छंदसार को महाराज शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा गया माना है? किसने? तो व्रत कौमुदी या छंदसार को यह आचार्य शुक्ल ने माना है। किसने व्रत कौमुदी व छंदसार को महाराज शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा माना है? तो आचार्य शुक्ल ने। मतिराम का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो इनका प्रथम ग्रंथ है फूल मंजरी। डॉक्टर बच्चन सिंह ने किस ग्रंथ को प्रथम ग्रंथ माना है? देखिए, लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह कौन सा मानते हैं? रसराज इनका एक ग्रंथ है, उसको ये पहला मानते हैं। कौन मानते हैं? बच्चन सिंह। मतिराम की सी रस स्निग्ध प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत सी कम मिलती है। किसका कथन है? तो यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का कथन है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या नोट है ये कि जसवंत सिंह ने साहित्य और आध्यात्मिक 2 प्रकार की रचनाएं लिखी, जो निम्नांकित हैं। देखिए, जसवंत सिंह के ग्रंथ जो हैं उसमें भाषा भूषण है एक इनका ग्रंथ, भाषा भूषण। ठीक है, भाषा भूषण 212 दोहे का ये एक ग्रंथ है। इसमें अलंकारों का निरूपण है, अलंकार निरूपण है। ठीक है, और प्रबोध चंद्रोदय एक इनका ग्रंथ है, प्रबोध चंद्रोदय। इसमें क्या है? यह संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का ब्रजभाषा का पद्यानुवाद। संस्कृत का नाटक कौन सा? प्रबोध चंद्रोदय। संस्कृत नाटक है एक, संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय। ठीक है, का पद्यानुवाद है। ठीक है, और अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश,
अपरोक्ष सिद्धांत, अपरोक्ष सिद्धांत। अनुभव प्रकाश, अनुभव प्रकाश। आनंद विलास, आनंद विलास। सिद्धांत बोध, सिद्धांत बोध। सिद्धांत सार, सिद्धांत सार। ये सभी वेदांत विषय निरूपण हैं। ये सभी क्या हैं? वेदांत विषय निरूपण है ना, वेदांत विषय निरूपण। यह वेदांत विषय निरूपण आपके ग्रंथ हैं, ठीक है, वेदांत विषय निरूपण है ये, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। छंद शास्त्र पर इनका साविशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया, यह किसके विषय में किसने कहा है? तो यह सुखदेव मिश्र के विषय में, सुखदेव मिश्र के विषय में किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने, है ना, आचार्य शुक्ल ने कहा है। सुखदेव मिश्र के विषय में आचार्य शुक्ल ने कहा है। सुखदेव मिश्र को राजा राम सिंह गौड़ ने किसकी उपाधि दी है? तो इन्होंने कविराज कहा, कविराज। सुखदेव मिश्र की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो वृत्त विचार, वृत्त विचार, ठीक है, छंद विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, ठीक है, रसार्णव, रसार्णव, फाजिल अली प्रकाश, श्रृंगार लता, श्रृंगार लता, अध्यात्म प्रकाश, दशरथ राय, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। तोष रसवादी आचार्य, इनका मूल नाम क्या है व इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी हैं? देखिए, तोष रसवादी आचार्य हैं, इनका मूल नाम तोष निधि है, तोष निधि, ठीक है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रमुख सुधा निधि, सुधा निधि 1634 की है। नखशिख एक इनकी रचना है, और विनय शतक, विनय शतक, ये रचनाएं हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कुलपति मिश्र का या कुलपति मिश्र रसध्वनिवादी आचार्य थे, ये किस प्रसिद्ध कवि के भांजे थे? तो ये किसके भांजे थे? तो बिहारी लाल के, बिहारी लाल के भांजे थे। कुलपति मिश्र का कविता काल सबसे कब तक माना जाता है? कब से कब तक माना जाता है? तो 1667 से 1686, 1667 से 1686। कुलपति मिश्र की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए, रस रहस्य है, रस रहस्य 1670 की है। विषय वस्तु है मम्मट के रस रहस्य का छाया अनुवाद है। द्रोण पर्व है एक, द्रोण पर्व, द्रोण पर्व रचना कैसी है? 1680 की है। महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यबद्ध अनुवाद है। इनकी रचना एक युक्ति तरंगिणी गिणी, ये कब की है? 1686 की है। नखशिख अप्राप्य मानी जाती है, ये भी अप्राप्य है। एक रचना संग्राम सार भी है इनकी, ठीक है। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, डॉक्टर नगेंद्र ने एक अन्य और किस पुस्तक का भी उल्लेख किया है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने दुर्गा भक्ति चंद्रिका का, दुर्गा भक्ति चंद्रिका, दुर्गा भक्ति चंद्रिका। और महाकवि देव का मूल नाम क्या है? तो देव का मूल नाम है देवदत्त। और देव और आचार्य कवि दोनों के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, ठीक है, याद रखना है। तो साथियों, आज हमने रीतिकाल को पढ़ा है, रीतिकाल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे प्रश्न, और वीडियो लंबी भी हो गई है। तो साथियों, आप लोग कमेंट ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। और आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि कल से आपको सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे, है ना, पुनीत कुमार राय वस्तुनिष्ठ हिंदी, ठीक है, प्रश्नोत्तरी के रूप में आपको मिलेगी, आपको याद रखना है। और सुबह 6 बजे की याद है, मॉर्निंग में, ठीक है।
और ये क्लास आपकी जो अनवरत है 9 बजे रहेगी, ठीक है। सरस्वती पांडे आपकी 9 बजे, सरस्वती पांडे 9 बजे, और 6 बजे रहेगी पुनीत कुमार राय, सुबह 6 बजे। ये रात्रि 9 बजे है, रात्रि 9 बजे, ठीक है। कमेंट करिएगा और आप लोग अच्छा कमेंट करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई सुझाव है वो भी दीजिए, ठीक है। कमेंट ज़रूर किया करिए, सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं। पीडीएफ की आपको बताए हैं, तो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जुड़ सकते हैं।